Good morning, friend. Today we will study about Article 12 of Indian Constitution. Okay. In the previous class, we have studied about some of the features of the fundamental rights. Okay. And we all studied that fundamental right belongs to Part 3 of Indian Constitution. Okay. हम लोग आज जो है आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आर्टिकल 12 जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग फंडामेंटल राइट को स्टडी कर रहे थे तो व्हाट वी हैव स्टडी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसका जो नेचर है बेटा वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, स्टेट, ओके, स्टेट के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। क्या करता है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता, ठीक है बेटा। क्या करता है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है बेटा, ये जो है स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसका नेचर क्या होता है, निगेटिव नेचर है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेट को बोलता है यू हैव टू डू दैट, पॉजिटिव नेचर में नहीं लिखा गया, इसको क्या स्टेट को रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? स्टेट, ठीक है। अब बताओ, जो फंडामेंटल राइट वो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है, यू हैव नॉट टू डू दैट, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप में स्टेट को बोलता है कि आपको ये चीज नहीं करनी होगी, ठीक है। इसकी इजाजत आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है, ठीक है। तो जब ये स्टेट के ऊपर निगेटिव रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में आना चाहिए कि स्टेट होता क्या है, आखिर ये कौन सा स्टेट होगा जिसके ऊपर ये फंडामेंटल राइट एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है। तो क्या किया गया है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू लेके 12 से लेके 35 तक में वर्णित किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो जो आर्टिकल 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है किसको, स्टेट को, कि आखिर में व्हाट इज स्टेट, ये स्टेट है क्या जिसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट का, वो स्टेट है क्या। तो इसका आंसर कहां से मिलता है? इसका आंसर मिलता है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आर्टिकल 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से क्या है, ये स्टेट कौन हो सकता है, इसका आंसर मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी आर्टिकल 12, ठीक है बेटा, आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल 12 होता क्या है। दरअसल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट शब्द लिखा गया, ये स्टेट होता क्या है, इसके बारे में स्टेट स्टडी करेंगे। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 12 का जो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 12 का जो डेफिनेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह दिया गया है, ठीक है। क्या है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, ओके, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट requires the state includes the government and parliament, okay,
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर लिखो, लेजिस्लेचर, ओके, legislature of the states and all local or other authorities within the territory of India, okay, or under the control of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा हुआ, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड, ओके, द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट, ओके, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड द गवर्नमेंट and legislature of the state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। अब क्या मैं आर्टिकल 12 को ये सारे चीज को याद करके रखूंगा? नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ इस आर्टिकल में से 4 चीज के ऊपर फोकस करना है। क्या चीज? जो पहला चीज है वो क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या है फर्स्ट थिंग्स, क्या है जिसके बारे में हमको फोकस करना, वो क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स द लेजिस्लेचर एंड द एक्सिक्यूटिव पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कार्यपालिका और विधान पालिका जो कानून बनाता है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, वो क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट हो, ये सब किसके पार्ट होंगे, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पहला चीज आपको क्या फोकस करना है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मींस एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, दूसरी चीज पे इस डेफिनेशन में क्या फोकस करना, द गवर्नमेंट, ओके, एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो स्टेट की सरकार है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। मींस जो इंडिया है वहां पे क्या हम लोग देखते हैं, 28 स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो जो हर एक स्टेट में क्या है, वहां भी क्या है, अपना अपना लेजिस्लेटिव हाउस है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, जो स्टेट के गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसका जो लेजिस्लेटिव पार्ट है वो, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। ये क्या, दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखनी है। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है, लोकल बॉडी, लोकल और अदर ऑथोरिटी, लोकल बॉडीज। लोकल मींस हम लोग जानते हैं हर एक स्टेट को ये प्रोविजन किया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40, आर्टिकल 1440 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर एक स्टेट को बाध्य करता है पंचायती राज सिस्टम के लिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। एक क्या है, सेंट्रल, देन क्या है, स्टेट,
और तीसरा क्या है, पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट इस चीज को याद रखो। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और तीसरा क्या, लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायत, ग्राम पंचायत और न्याय और म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, शहर में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये सब क्या, लोकल गवर्नमेंट है। एंड अदर ऑथोरिटी, ठीक है, अदर ऑथोरिटी। अब देखो, ये जो अदर ऑथोरिटी है ना, यही क्या करता है, इस आर्टिकल में एक लोचा लगा देता है। वो लोचा क्या है, बिकॉज ऑफ दिस अदर ऑथोरिटी, जो आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यही क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के अंदर पिक्चर में लाता है। अब कैसे लाता है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 12 को देखा। तो इस चीज को अभी आप क्या कीजिए, इतना ही, इसमें से सिर्फ 4 पॉइंट को याद रखिए। क्या, कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 स्टेट क्या हो, स्टेट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, स्टेट कौन हो सकता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द एक्सिक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद दूसरा कौन हो सकता है स्टेट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के हिसाब से दूसरा स्टेट किसको बोला जा सकता है, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य का सरकार और राज्य का जो विधि निर्माण, ठीक है, जो 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 लेजिस्लेटिव हाउस होता है, वो किसके अंदर, उसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। तीसरा क्या चीज हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब किसके अंदर आता है, लोकल गवर्नमेंट। तो तीसरा किसको बोल सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं हम लोग स्टेट। और चौथा क्या हो सकता है, अदर ऑथोरिटीज। और इसी अदर ऑथोरिटी के कारण क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को पिक्चर में आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ा कि अदर ऑथोरिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ये अदर ऑथोरिटी क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज को देखूंगा। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट। और जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये सब किसके अंदर आता है, पार्लियामेंट के अंदर। तो स्टेट कौन हो सकता है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कैबिनेट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और पार्लियामेंट। ओके, दूसरा चीज, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू स्टेट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, इंडिया में 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक होता है सेंट्रल पे, दूसरा होता है आपको स्टेट में, और तीसरा होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड ऑल द स्टेट, ओके, एंड स्टेट असेंबली। जैसे सेंट्रल में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, सिमिलरली स्टेट में क्या होता है, स्टेट असेंबली होता है। ठीक है बेटा, स्टेट असेंबली होता है। ठीक है, और देखो तीसरा क्या होगा, लोकल, ऑल लोकल ऑथोरिटी। और जब हम लोकल ऑथोरिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि हमारे लॉ मेकिंग बॉडी का तीसरा पार्ट भी बोल सकते हैं, उसको थर्ड पिलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग पार्ट का। ठीक है, और चौथा चीज क्या होगा, अदर ऑथोरिटी, अदर ऑथोरिटीज विदिन द
टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ये क्या है, एकदम क्लियर है। जो स्टेट क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड स्टेट असेंबली, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ऑल लोकल अथॉरिटी, यहां भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, प्रॉब्लम होता है कि आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटी के बारे में लिखा हुआ है, अब ये अदर अथॉरिटी कौन होगा, इसके बारे में कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनिशियल फेज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, ये जो ऑल अदर अथॉरिटी है, ये एक्चुअली में क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है बेटा, अब देखो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। ठीक है, देखो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे बॉडी हैं जिसका निर्माण, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में उसका प्रावधान किया गया। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका प्रावधान क्या है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा, एग्जांपल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 312। इसलिए ये क्या है, यूपीएससी क्या है मेरा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो निर्माण किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया यूपीएससी का, किसको, आर्टिकल 312 के तहत किया गया। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, देखो कुछ ऐसे बॉडी हैं जिसका निर्माण एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। और जब मैं बोलता हूं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब क्या, पार्लियामेंट ने क्या किया, उस बॉडी को एक अधिकार दिया, किस चीज का, कि ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट आप क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, जिस बॉडी का जो एस्टेब्लिशमेंट है किसके बेस पे हुआ हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेस पे हुआ हो, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जैसे सेबी। ठीक है, सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। तो इनिशियल फेज में क्या था, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जैसे सेबी, एलआईसी, ओएनजीसी, ठीक है, गेल। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या थे, ये सब अदर ऑथोरिटी को डिफाइन कर रहे थे। ये सब किसके, अदर ऑथोरिटी की कैटेगरी में, स्टेट के रूप में सामने आ रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, देखो क्या यही सब होंगे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज की क्लियरिटी ना हो तो क्या होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो पार्लियामेंट को डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, समय समय पर जो अदर ऑथोरिटी को, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, अपने अकॉर्डिंग टू उसको डिफाइन करते रहा। अब इसको कैसे डिफाइन किया, शुरू में क्या बोला, ये जो अदर ऑथोरिटी है ये क्या हो सकते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकते हैं। जैसे सेबी, गेल, ये सब क्या है, एलआईसी, ओएनजीसी, अकॉर्डिंग टू अदर ऑथोरिटी ये सब क्या है, स्टेट है। समझ में आया, लेकिन यहां पे जो क्लियरिटी नहीं आती है, तो इस चीज को क्या हुआ, और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्या उसने क्लियरिटी दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा, ORG, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी या ऑथोरिटी इन्वॉल्व इन performing sovereign
sovereign function comes under definition of state। क्या हुआ, देखो सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला, उसने क्या किया, फिर से इस चीज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कैसे, उसने क्या बोला कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी हो, ऑथोरिटी हो, वो क्या करता हो, परफॉर्मिंग सॉवरेन फंक्शन। और सॉवरेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करे, उसके ऊपर क्या हो, किसी का कंट्रोल ना हो। जैसे इंडिया क्या है, एक सॉवरेन नेशन है। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में कोई वर्क नहीं करता है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा एंटिटी, वैसा ऑथोरिटी, ठीक है, जो क्या हो, सॉवरेन नेचर का हो, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में वर्क ना करे, वो सारी चीज क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या देखो यहां से भी क्लियरिटी नहीं आती है। इसके बाद क्या हुआ, अब एक क्वेश्चन राइज हुआ, क्या प्राइवेट ऑथोरिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटिटी जो सॉवरेन नेचर का हो, क्या वो स्टेट हो सकता है। ठीक है, क्या वो स्टेट हो सकता है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि हाँ, प्राइवेट, ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत याद करने की, समझने की चीज है कि जो प्राइवेट एंटिटी होगा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो भी स्टेट होगा। लेकिन कब स्टेट होगा, वो स्टेट तब होगा, ठीक है, जब वो क्या हो, एक परफॉर्मिंग सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करे, बिना किसी के कंट्रोल में वर्क करे। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मानो कोई कंपनी है जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, तो जिस समय वो रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम करेगा, वो उस समय क्या होगा, एक स्टेट होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। समझ में आया कि नहीं, इस चीज को गौर से सुनना। जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या होगा, स्टेट होगा। कब होगा, जब वो उस रोड को बनाने का काम कर रहा होगा, उस वक्त क्या होगा, वो भी एक स्टेट हो, एक स्टेट होगा। मतलब जब वो रोड बनाने का काम कर रहा है, उस टाइम वो किसी का फंडामेंटल राइट को इनकर्टल नहीं कर सकता है। समझ में आया। तो एक प्राइवेट एंटिटी या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एक प्राइवेट ऑथोरिटी भी स्टेट हो सकता है, किसके, आर्टिकल 12 के हिसाब से। कब, जब वो उस काम को परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे एक रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी अगर किसी काम को, रोड बनाने का काम उस समय कर रही है, तो उस समय वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर भी अभी भी क्लियरिटी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो एक बहुत प्रसिद्ध केस है, ठीक है, वो केस क्या है, अजय हसी। ठीक है, इस केस को याद रखो बेटा, अजय हसी वर्सेस खालिद मुजीब। ठीक है बेटा, तो अजय हसीस वर्सेस खालिद मुजीब, ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत फेमस केस है। इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं अभी तक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू जो स्टेट को डिफाइन कर रही थी, उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो जो अजय हसीस वर्सेस खालिद मुजीब केस है, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक क्लियरिटी जो है, स्टेट के डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या बोला, एक 5 पैरामीटर टेस्ट को रखा। क्या रखा, 5 पैरामीटर। 5 पैरामीटर रखा टू टेस्ट, किस चीज का टेस्ट करने के लिए, कि वो
ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑथोरिटी एक स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या किया, अजय हसीस वर्सेस खालिद मुजीब में क्या किया, एक 5 पैरामीटर दिया किस चीज के लिए, और इस 5 पैरामीटर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑथोरिटी आएंगे वही क्या होंगे, स्टेट होंगे। और ये 5 पैरामीटर क्या थे, जो सबसे पहला पैरामीटर था वो था डीप स्टेट कंट्रोल, डीप स्टेट कंट्रोल। ठीक है, कहां हो, जहां पे डीप स्टेट कंट्रोल हो, मीन्स क्या, जहां पे क्या हो स्टेट, और यहां पे स्टेट किसकी बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब क्या आते हैं, स्टेट, जहां पे इनका क्या हो, कंट्रोल हो, डीप कंट्रोल हो, वो सब क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, लेवल ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, लेवल ऑफ शेयर कैपिटल। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का क्या शेयर है, उसका वो शेयर डिसाइड करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे लेवल ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे क्या होगा, LIC, LIC में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, भारत सरकार का शेयर है। तो जो शेयर है वो भी डिसाइड करेगा कि वो चीज क्या है, स्टेट कहलाने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, एंड तीसरा चीज क्या है, तीसरा पैरामीटर क्या है, स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली। ठीक है, स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, जैसे दिल्ली मेट्रो, DMRC, दिल्ली मेट्रो। अब जो देखो, दिल्ली मेट्रो जो बिजनेस कर रहा है, क्या उसके बिजनेस में कोई दूसरा कंपनी है, नहीं है, तो क्या है, उस बिजनेस में DMRC का क्या है, एकाधिकार है, ये क्या मोनोपोली है। तो याद रखना, जो भी स्टेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑथोरिटी क्या हो, अपने फील्ड में मोनोपोली रखता हो, वो क्या होंगे, स्टेट होंगे। ओके, अब चौथा चीज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, जब फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अनुदान जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, क्या हो, असिस्टेंस मिलता हो, अनुदान मिलता हो, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अनुदान मिलता हो, वो किसके अंदर आएगा, स्टेट के अंदर आएगा। इसके लिए क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, अभी आप लोग देखते होंगे, आप लोग के गांव घर में क्या होते हैं, बहुत सारे वित्त रहित कॉलेज होते हैं, वो भी क्या है, स्टेट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको मिला होगा वो भी क्या होगा, स्टेट होगा। ठीक है, अब पांचवा पैरामीटर क्या है, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एजेंसी इफ इट इज पब्लिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसा वर्क को परफॉर्म कर रहा है जो क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके वर्क के नेचर को क्या है, पब्लिक नेचर है। मीन्स जैसे एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, अब प्राइवेट स्कूल क्या करा, एडुकेशन दे रही है, और ये एडुकेशन क्या है, पब्लिक इन नेचर है। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो भी क्या होंगे, स्टेट होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अजय हसी वर्सेस खालिद मुजीब केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट 5 पैरामीटर दिया,
टेस्ट करने के लिए, किस चीज का टेस्ट करने के लिए कि कौन सा आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू स्टेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या बोला, जिसपे क्या हो, डीप कंट्रोल ऑफ स्टेट हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेट बोल देंगे। ठीक है। दूसरा क्या हो, लेवल ऑफ शेयरिंग कैपिटल, जैसे LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेल है, गेल है, वेल है, इसमें क्या है, भारत सरकार का शेयर है। तो शेयर भी क्या डिसाइड करता है, जिसमें भारत सरकार का शेयर होगा वो क्या होगा, स्टेट होगा। ठीक है। अब स्टेट कन्फर्म्ड मोनोपोली क्या हो, जो जिस क्षेत्र में बिजनेस करा जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑथोरिटी, उसमें उसका क्या मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो क्या होंगे, स्टेट होंगे। जैसे DMRC एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसका क्या है, एकाधिकार है उस बिजनेस में, तो DMRC क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 12 वो स्टेट कहलाएगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे बहुत सारी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसको भारत सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, तो वो सब क्या होंगे, स्टेट कहलाएंगे। ठीक है। फंक्शन परफॉर्म बाय एजेंसी इफ इट इज पब्लिक इन नेचर, अगर मानो कोई एजेंसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा वर्क कर रहा है जो क्या है, पब्लिक इन नेचर है, वो सब क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, पब्लिक नेचर के वर्क को परफॉर्म कर रहा है, ये सब क्या होंगे, स्टेट कहलाएंगे। इज इट ओके। तो अब देखो, अब क्या होगा, एकदम क्लियरिटी हो गया, स्टेट क्या होगा, अगर इस पांचों पैरामीटर में से किसी एक भी पैरामीटर को कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी, कोई ऑथोरिटी अगर सेटिस्फाई करता हो तो वो क्या कहला जाएगा, स्टेट कहलाएगा। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या हुआ इसके बाद, अब तो लोगों को समझ में आ गया स्टेट है। अब लोगों ने क्या किया, जुडिशरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा, जुडिशरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा। अच्छा आप ये बता दो, आप तो अभी तक ये तो बता रहे हो कि स्टेट क्या हो सकता है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू, अब आप ये बताओ क्या आप स्टेट हो। सुप्रीम कोर्ट से ही लोग पूछ दिया कि क्या आप स्टेट हो, आर यू स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो इसको कैसे जस्टिफाई किया, कैसे इस चीज का आंसर दिया, बोला यस हम भी स्टेट हो सकते हैं, लेकिन कब, हम स्टेट तब होंगे जब हम क्या करें, जब हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को परफॉर्म करते हो। क्या हो, हम स्टेट तब होंगे जब हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को परफॉर्म करते हो या क्वासी जुडिशरी वर्क को परफॉर्म करते हो। क्या करते हो, क्वासी जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करता हूं। ठीक है। तो याद रखो जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर जुडिशरी सिस्टम स्टेट कब होगा, जब वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को परफॉर्म कर रहा होगा, या जो जब वो कोई क्वासी जुडिशियल वर्क को परफॉर्म कर रहा होगा तब वो क्या होगा, स्टेट होगा। लेकिन जब वो प्योर जुडिशरी वर्क को परफॉर्म कर रहा होगा तब सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, वो स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। मींस उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किस चीज के लिए, फंडामेंटल राइट का। ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो देखो कहीं ना कहीं जो जब वो प्योर जुडिशियल वर्क को कर रहा होगा, ठीक है, सपोज करो कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, अब जब कोई क्राइम कर रहा है उसको मानो डेथ पनिशमेंट मिलना है, ठीक है, जब किसी को डेथ पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन जब हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे तो क्या होता है वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि लोगों को अधिकार है किस चीज का, राइट टू लाइफ का। तो क्या जब वो सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनाल्टी दे, डेथ सेंटेंस टू डेथ का सजा दे रहा होगा, तो क्या ये उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा। तुरंत क्या करेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट डेथ देगा वो तुरंत कहेगा मेरा फंडामेंटल राइट का क्या होगा, हनन हो रहा है, हमारी संरक्षण करो सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जब भी सुप्रीम कोर्ट प्योर जुडिशियल वर्क को परफॉर्म करेगा एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट डज नॉट comes under the state according to article 12. But when the Supreme Court perform the administrative work,
or the quasi-judicial work, at that time Supreme Court comes under the category of state according to Article 12 of Indian Constitution. इस चीज को हमेशा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट के रूप में स्टेट कहलाएगा भी और नहीं भी कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल वर्क को परफॉर्म करता हो, तब क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन जब वो प्योर जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? आपको आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग टू किसके कैटेगरी में? स्टेट के कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो ये टोटल है आर्टिकल 12 के बारे में। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? निगेटिव नेचर है, ये स्टेट को रिस्ट्रिक्शन देता है, आपको ये नहीं करना होगा, यू कैन नॉट डू दिस दैट, दिस और दैट। ओके, तो इसलिए क्या होगा? स्टेट को डिफाइन करना सबसे पहले जरूरी हुआ। इसलिए जब भी हम फंडामेंटल राइट को शुरू करते हैं, जो फंडामेंटल राइट का जो सबसे पहला ही आर्टिकल है, शुरुआत कहां से होती है? आर्टिकल 12 से होती है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया? इसी आर्टिकल को समझा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 स्टेट के कैटेगरी में किसको किसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। तो सिंपली जो इस 5 पैरामीटर को में से किसी भी एक पैरामीटर को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को, हमें लगता है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आर्टिकल 12 से नहीं पूछे, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आप यहां से सारे आंसर कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप सब हमारी क्लास को एंजॉय किए होंगे। ठीक है, और इसी तरह हम लोग के साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे टॉपिक जो है कंटिन्यूअस वे में आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, एंड एंजॉय। ओके।